गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं पृथ्वी की गतियाँ। कक्षा छठवीं का भूगोल का अध्याय है और इस अध्याय में हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पृथ्वी की कुछ गतियाँ होती है, वो गतियों की वजह से ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है, दिन और रात होते हैं, और वो क्यों होते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कि मुद्दे कौन कौन से होते हैं। जैसे कि पृथ्वी की गतियाँ, प्रदीप्ति वृत्त, पृथ्वी घूर्णन न करे तो क्या होगा, पृथ्वी का परिक्रमण, लीप वर्ष, ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होते हैं, उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत, विषुव, वसंत ऋतु तथा शरद ऋतु, इन मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए एक एक देखते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम पृथ्वी की गतियाँ हैं। पृथ्वी की गतियाँ जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक है घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण। अब ये घूर्णन का मतलब होता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, मतलब कि जो पृथ्वी होती है वो खुद ही घूमती है अपने अक्ष पर। जो ये अक्ष है इसके इर्द ऐसे घूमती है, तो उसको हम बोलते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन। और दूसरी बात है परिक्रमण, दूसरी गति है परिक्रमण। और परिक्रमण जो होती है, ये परिक्रमण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में क्या होती है कि वो चक्कर लगाती है, तो उसको हम बोलेंगे परिक्रमण, जिसको हम बोलते हैं रोटेशन, रिवोल्यूशन बोलते हैं। और घूर्णन का मतलब होता है रोटेशन। तो ये पृथ्वी का जो अक्ष होता है, यह एक काल्पनिक रेखा है जिसको हम यहाँ इससे दर्शाते हैं, और जो इसके कक्षीय सतह से 6.5 कोण का, मतलब 6.5 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो कोण है ये 6.5 डिग्री का कोण होता है। और कक्षीय समतल जो बात होती है, जो कक्षीय जो होता है, जो कक्षक के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल हम कहते हैं। तो आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि जो कक्षीय समतल है, तो ये अक्ष है, और इससे क्या होता है कि जो ये झुकी हुई होती है, तो ये हम बोलेंगे कक्षीय समतल। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, ये हमको मालूम है। और पृथ्वी का जो आकार होता है गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी हम देख सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ सूरज है और यहाँ सूरज की रोशनी जो होती है, तो ये इसी भाग में हमको रोशनी दिखेंगी पृथ्वी के, लेकिन जो इधर का जो हिस्सा होता है वो अंधेरे में रहेगा, क्योंकि ये गोल है। गोल होने की वजह से क्या होता है कि किसी भी एक साइड भाग पर सूरज की रोशनी दिखेगी, मतलब कि जो सूरज की रोशनी जहाँ गिरती है वो दिन होता है, और सूरज की रोशनी जहाँ नहीं पहुँचती है वो रात होती है। तो ये सामान्य बात है। प्रदीप्ति वृत्त हम किसे कहेंगे? तो प्रदीप्ति वृत्त एक शब्द है, महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, ये बात समझ में आ गया। और दूसरा भाग जो होता है वो सूर्य से दूर होता है, वहाँ रात होती है। और ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, उसे हम बोलते हैं प्रदीप्ति वृत्त। तो क्या होता है कि जैसे मतलब ये पृथ्वी है और यहाँ सूरज है, सूरज की रोशनी इस भाग पर गिर रही है, लेकिन आधा जो भाग होता है तो ये अंधेरे में रहता है। और जो अंधेरे में होता है और जो उजाला क्या होता है, जो इसके बीच की जो लाइन होती है जो विभाजित करती है, इसको हम बोलेंगे प्रदीप्ति वृत्त बोलेंगे। और यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जो अक्ष होता है इसके साथ नहीं मिलता, क्योंकि मतलब जो पृथ्वी कैसी होती है वो झुकाव लगी रहती है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाने के लिए 24 घंटे का समय लेती है, और इसीलिए हम उसको पूरा दिन कहते हैं। और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, और यह पृथ्वी की दैनिक गति भी होती है। मतलब क्या है, जो घूर्णन होता है अपने ही अक्ष के और घूमती है, तो उसको हम घूर्णन बोलते हैं। और ये पृथ्वी की दैनिक गति होती है कि वो दिन भर वो घूमती रहती है। दूसरी बात करते हैं कि अगर पृथ्वी घूर्णन अगर नहीं करेगी तो क्या होगा। तो अगर मान लीजिए सूरज यहाँ है और पृथ्वी यहाँ है, और सूरज की रोशनी केवल इसी पर गिरती रहेगी, तो क्या होगा, मतलब कि पृथ्वी अगर घूमती नहीं रहेगी तो क्या होगा। तो अगर सूर्य के तरफ वाले जो पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ती रहेगी, उसका एक नतीजा हो जाएगा। दूसरी बात है, दूसरे भाग में जो मतलब ये अंधेरा भाग है, अंधेरा भाग है, वो यहाँ हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय में ठंडी पड़ेगी। और इस तरह की अगर अवस्था रहेगी तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रहेगा, क्योंकि मतलब अति गर्म हो जाएगा और अति ठंडा भी हो जाएगा। तो ये
सजीवों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। और यह आपको एक क्वेश्चन भी दिया गया है कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री जो होते हैं आर्यभट्ट ने इन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, तो ये उनकी बात सही निकली है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जैसे मतलब अगर पृथ्वी खुद के इर्द गिर्द घूमती है तो वो रोटेशन हो गया, लेकिन अगर पृथ्वी ये जो सूरज होता है सूरज के इर्द गिर्द अगर घूमती है तो उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो इस प्रकार से पृथ्वी दो प्रकार की गति से चलती है, एक है रोटेशन, दूसरा है रिवोल्यूशन। जो पृथ्वी का जो परिक्रमण होता है, पृथ्वी की जो दूसरी गति होती है जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे हम परिक्रमण कहते हैं, हमने ये देख चुके हैं। और पृथ्वी एक वर्ष या 365 मतलब 365 दिन और आधा दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। और हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का ही मानते हैं, लेकिन सुविधा के लिए ये 6 घंटे को हम इसमें नहीं जोड़ते, मतलब कि ये आधा दिन होता है वो हम इसको नहीं जोड़ते हैं। तो बाद में क्या होता है कि जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि रोटेशन और रिवोल्यूशन, तो इसका भी हम देखते हैं कि जो परिक्रमण होता है उसका नतीजा क्या होता है कि जो क्या होता है कि 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे को अगर मिलाकर अगर एक दिन यानी 24 घंटे बन जाते हैं, मतलब 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में इसको जोड़ा जाता है और इस प्रकार के प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है, जिसको हम बोलते हैं लीप ईयर। और ऐसा वर्ष जिससे 366 दिन होते हैं उसे हम कहते हैं लीप वर्ष। तो ये लीप वर्ष की कंसेप्ट समझ में आ गई है। तो आप इसके फिर से पहले एक बार हम देख लेते हैं क्या होता है कि पृथ्वी एक वर्ष या 365 और आधा दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। और लेकिन हम उसको काउंट कैसे करते हैं, 365 दिन का काउंट करते हैं। और ये आधा दिन आधा घंटे मतलब 6 घंटे होता है, आधा दिन होता है, उसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन बाद में हम पूरा साल होने के बाद क्या करते हैं, उसको 28 के बदले जो फरवरी आता है उसको 28 के बदले क्या होता है, मतलब क्या वो जो 6 घंटे होते हैं ये 6 घंटे यानी 24 घंटे बराबर होते हैं 4 वर्ष में। तो इसको हम अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ जाते हैं, मतलब जिस वर्ष फरवरी के 28 दिन होते हैं तो उस वो 29 दिन के हो जाते हैं। और इस तरह से हम उसमें 365 दिन के जगह 366 दिन हो जाते हैं और उसको हम बोलते हैं लीप वर्ष। तो लीप वर्ष की ये कंसेप्ट हो गई। दूसरी बात है कि ऋतु में परिवर्तन क्यों होता है। तो ऋतुओं में परिवर्तन होने का कारण ये है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये बात हम समझ चुके हैं। और पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। और सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, वसंत, शरद ऋतु में बांटा जाता है। और ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ये होता है, क्योंकि ये सूरज वही के वही होता है, लेकिन पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और उसका वो जो अक्ष होता है वो एक ही जगह पर होता है, लेकिन जो पृथ्वी अपनी दिशा मतलब अपना स्थान बदलने की वजह से क्या होता है कि अलग अलग समय पर अलग अलग वो सीजन या ऋतु हमको महसूस होते हैं। यहाँ इस चित्र में आप सब देख सकते हैं पृथ्वी का जो परिक्रम होते हैं वो ऋतु क्यों होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हम उत्तर ध्रुव यहाँ देख सकते हैं कि महीने में भी देख सकते हैं उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। आगे हम देखते हैं कि उत्तर अयनांत किसे कहते हैं कि जो 21 जून को जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है और सूर्य की जो किरणें होती है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। अगर आप पृथ्वी के गोलार्ध पर देखते हैं तो सूर्य किरणें कैसी होती है, ये कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। और इसका परिणाम ये होता है कि इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है और ध्रुवों के पास वाले जो क्षेत्र होते हैं वो उसमें कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि पृथ्वी गोल है और क्योंकि वहाँ की सूर्य जो किरणें होती है वो तिरछी पड़ती है और इसीलिए वहाँ कम ऊष्मा प्राप्त होती है। और उत्तर ध्रुव जो होते हैं सूर्य की तरफ झुका होता है और तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। और उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है और इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम दिखाई देता है अपने को। और 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। और पृथ्वी की इस अवस्था को हम इसको बोलते हैं उत्तर अयनांत। तो 21 दिन को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, ये हो गए उत्तर। और हम बात कर रहे हैं अभी दक्षिण अयनांत। तो 22 जो दिसंबर है, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अगर आप देख सकते हैं ये मकर रेखा अपने पृथ्वी के गोलार्ध पर और सूर्य की जो किरणें होती है वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है और इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। और इसीलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु यहाँ होती है। और इसके ठीक विपरीत अगर हम बात करेंगे तो स्थिति जो हम इसके पहले देखे थे कि उत्तरी गोलार्ध में स्थिति होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम बोलते हैं दक्षिण
दक्षिण अयनांत। और ऑस्ट्रेलिया में आपको मालूम होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिस वक्त हमारे यहाँ ठंडी होती है उस वक्त वहाँ ग्रीष्म होता है। विषुव हम किसको कहेंगे? जो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें होती है वो किरणें विषुववृत्त पर सीधी गिरती है। अब अगर आप देखेंगे 21 मार्च, अब ये आप यहाँ देख सकते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, तो यहाँ जो सूरज की रोशनी होती है यहाँ क्या होता है कि जो विषुववृत्त होता है, विषुववृत्त ये जैसे आप देख रहे हैं विषुववृत्त होता है, इस विषुववृत्त पर सीधी गिरती है और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं होता और इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर के हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं विषुव मतलब कि अंग्रेजी में जिसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं, जहाँ जिस वक्त पृथ्वी पर रात और दिन समान होते हैं, उनका अवधि समान होता है, दिन और रात बराबर होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं विषुव। हम देख रहे हैं कि वसंत ऋतु तथा शरद ऋतु किसे कहेंगे? तो जो 23 सितंबर को जो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु है तो उस वक्त दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण क्या होता है कि दिन और रात होते हैं, साथ साथ में ऋतुओं में भी परिवर्तन हो जाता है। तो हम यहाँ समझ चुके हैं कि जो पृथ्वी पर जो भी परिवर्तन होते हैं या पृथ्वी पर जो ऋतुओं के परिवर्तन होते हैं, दिन या रात होते हैं, तो उसका एक कारण है कि ये पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण होते हैं और इससे क्या होता है कि दिन और रात में परिवर्तन होता है, साथ साथ में ऋतुओं में भी बदल हो जाता है, जो पृथ्वी के गति के कारण उसका ये परिणाम होता है।